बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कानून बन जाना और कानून के बारे में बाद में सुप्रीम कोर्ट को पता चलना, ये कभी कभी हुआ करता है। आजकल बड़ी खबरें चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही थी। आज एक खबर मिली तो सुप्रीम कोर्ट को मिली, जब एडवोकेट जनरल ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में बताया कि एक कानून आ चुका है जिसके ऊपर सदर साहब दस्तखत कर चुके हैं। वो कानून क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगी, लेकिन उससे पहले आज की टॉप स्टोरीज आपके सामने रखे देती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट आ चुका है। ये आज सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। इतलाक माजी के फैसलों पर होगा या इससे आने वाले जो फैसले हैं उसके हवाले से लोग खुश होंगे? एक तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि क्या हुकूमत और तहरीके इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात अभी भी पॉसिबल हैं। मुज़ाकराती टीमें तश्कील हो रही हैं PTI की तरफ से, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात हो भी पाएंगे या नहीं? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तहरीके इंसाफ छोड़ने वालों का मुस्तकबिल क्या है? हम फयाजुल हसन चौहान साहब से बात करेंगे इस बारे में। उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी है और काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगा के छोड़ी है, कुछ मेरे प्रोग्राम में भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उनकी तरफ जाएं, मेरे साथ पहले सेगमेंट में आज के लिए हमारे साथ होंगे सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जो कि जाने माने वकील भी हैं, JUI से ताल्लुक़ भी है। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। ईसार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट है। बहुत शुक्रिया ईसार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इससे पहले कि हम गुफ्तगू की तरफ जाएँ, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट 2023 26 को, यानी तकरीबन जुमे के दिन प्रेसिडेंट साहब ने इसके ऊपर दस्तखत किए। और इंटरेस्टिंग बात ये हुई है कि इसके ऊपर दस्तखत करते ही बताया नहीं गया। इस शहर इक़्तिदार के अंदर बहुत सारी खबरें छुपा नहीं करती हैं, खबरें बाहर आ जाया करती हैं। पता चल जाता है कि कानून साजी हुई है या कोई तो गल वध गई है, लेकिन इस बात को बड़ा सीगा राज के अंदर रखा गया और आज ये खबर फोड़ी गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अहाते में, वो भी तब जबकि समाअत शुरू हो चुकी थी। ऐसे में कुछ रिमार्क्स ऑब्वियसली चीफ जस्टिस साहब के आए, लेकिन उन्होंने भी कुछ रिटेलिएट ज़्यादा नहीं किया। अब बहुत सारे लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या आरिफ अलवी साहब भी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं? क्या आरिफ अलवी साहब ने भी इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया? या दूसरी सिमत में दूसरा पासा देखें तो क्या आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब के लिए आसानी तो नहीं पैदा कर दी? इसीलिए क्योंकि एक तरफ तो इमरान खान साहब के नाअहल होने की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि नाअहल तो उन्होंने होना ही है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर उनकी नाअहली 2+2 = 4 की तरह है, लेकिन ताहयात नाअहली से वो बच जाएंगे इस एक्ट की वजह से। फिर एक और सवाल उठाया जा रहा है, क्या माजी के ताहयात नाअहलियों के ऊपर बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के ऊपर इसका इतलाक होगा या नहीं होगा? आज़म नज़ीर तार साहब, जो कि वफाकी वज़ीर कानून है, वो तो कहते हैं ये आम आदमी के लिए। अब मेरा सवाल ये है कि एक आम आदमी कहाँ नाअहल होता है? वो तो हर जगह नाअहली बर्दाश्त कर रहा होता है। तो क्या ये वाकई में खवास के लिए लॉ नहीं है? और अगर है तो क्या इससे फ़ायदा नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब उठा सकेंगे या नहीं उठा सकेंगे? इस कानून के अंदर बेसिकली है क्या, चीदा वो मैं आपके सामने चीज़ें रख देती हूँ। कहा गया है आर्टिकल 184 के तहत नजरसानी की दरखास्तों की समाअत सुप्रीम कोर्ट अपील के तर्ज पर करेगी। और याद रखिए कि 184(3) के फैसले के खिलाफ 60 रोज़ के अंदर अंदर अपील होगी, यानी एक टाइम बार्ड होगा। 60 रोज़ के बाद ये अपील नहीं हो सकेगी। एक्ट का दायरा कार कानून बनने से पहले के फैसलों पर भी है। अब ये वो लूप होल है जहां से पिछली केसेस के हवाले से ताहयात नाअहलियां नल एंड वॉइड करार देने का एक रास्ता बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के फैसले और रूल्स पर भी होगा। एक्ट के तहत नजरसानी दरखास्त अपील का फैसला देने वाले बेंच से बड़ा बेंच सुनेगा। और ये भी याद रखिए कि नवाज शरीफ साहब या JKT साहब के जो नजरसानी हुई थी वो बेसिकली उन्हीं बेंचेस ने की थी, क्योंकि कानून उसी तरह से था। अब बड़ा बेंच करेगा, क्या ये भी एक लूप होल ढूंढने की कोशिश की जाएगी? कानून ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू जुम्मा को इसका नफाज हुआ, प्रेसिडेंट साहब ने इसके ऊपर दस्तखत किए। कामरान मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। आज़म नज़ीर तार साहब कह रहे हैं कि जी नहीं इतलाक हो सकता माजी के केसेस के ऊपर, यानी JKT साहब और नवाज शरीफ साहब की नाअहली, ताहयात नाअहली जो है उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता है। लेकिन इरफान कादिर, जो कि अब SAPM दोबारा बन चुके हैं, उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर कहा है कि ताहयात नाअहली कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है। अब पॉलिटिकली एंड लीगली दोनों पैराए से आपकी नज़र में क्या इस कानून से माजी यानी नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन और मुस्तकबिल यानी इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा या नहीं?
देखिए इरफान कादिर साहब भी ठीक कह रहे हैं और तारड़ साहब भी बज़ाहिर ठीक कह रहे हैं। आप कहेंगी कि गलत कौन कह रहा है जब दोनों ठीक कह रहे हैं। ताहयात नाअहली जो है वो दस्तूर में कहीं भी नहीं है, मगर ये नवाज शरीफ और इस तरह से और बहुत सारे दोस्त जो हैं उनको ताहयात नाअहल कर दिया गया है और वो आर्टिकल 17 की रूह के खिलाफ है। अब ये जो कानून बना है इसको दो हवालों से जो है ना इसका बेनिफिट नवाज शरीफ तक पहुंच सकता है। एक हवाला तो ये है कि कराची बार एसोसिएशन वाला केस आपको याद होगा, उसमें कहीं ऐसे चलते हुए जो है ना वो उन्होंने एक कोई सेंटेंस उसमें मौजूद है कि कोई सेकंड रिव्यू जो है वो बाहर नहीं है। एक तो हालांकि उसके अलावा जो है ना वो आमतौर पे व्यू पॉइंट यही है कि सेकंड रिव्यू नहीं हो सकता। तो ये तो एक पोजीशन हो गई, मगर अगर फर्ज कर लीजिए कि किसी की ताहयात नाअहली है, उसको उस शख्स का नाम फर्ज करते हैं कि ए है और उसके पास ये राइट ऑफ रिव्यू अवेलेबल है और उसके केस में वो रिव्यू फाइल करता है और उसके केस में वो सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच ये कह देता है कि ताहयात नाअहली जो है वो दस्तूर से मावरा है। तो क्या वो लॉ ऑफ लैंड नहीं होगा और उसका बेनिफिट जो है वो सबके लिए नहीं होगा? इंटरेस्टिंग। तो वो वाली नाअहली बरकरार रहेगी लेकिन वो टाइम बार्ड होगी समहाउ द अदर, उसका एक सर्टेन पीरियड होगा। वो टाइम बार्ड नहीं होगी, वो उसका वो फिर उस वक्त जो है ना लॉ ऑफ लैंड जो है वो होगा जो एक निस्बतन लार्जर बेंच जो है ना वो कह देगा और जब वो मेरे बारे में अगर कह देगा तो फिर वो बेनिफिट आपको भी अवेलेबल होगा, वो लॉ ऑफ लैंड होगा, वो फिर प्रेसिडेंट बन जाएगा। राइट, ठीक। इसार साहब, इस टाइम पर सारे कह रहे थे कि देखें जी लगता है प्रेसिडेंट साहब भी किसी तरीके से ही हैज़ कॉम्प्रोमाइज्ड एंड वो भी अब खान के साथ नहीं रहे, सारे खान का साथ छोड़ के जाने लग गए, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट साहब ने बड़ी दूर की सोची है। खान साहब के ऊपर भी तो नाअहली के मामला और वो तलवार सर पे लटक रही है ना, सर पे मंडला रही है। आपको लगता है इसका फायदा खान साहब की तरफ भी होगा? देखें, पहले तो मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाह रहा हूँ कि सदर मुमलिकत इमरान खान के साथ हैं या नहीं और वो भी बदल गए हैं या नहीं। तो जो कुछ हालात हैं उसमें तो मुझे डर है कि किसी दिन खान साहब खुद अपने खिलाफ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर दें। अच्छा, तो आप मिल के आए, हालात इतने बुरे हैं इसार साहब? नहीं, बज़ाहिर तो खान साहब जो थे वो बड़े मजबूत थे और नहीं, बज़ाहिर वाली बात ना करें ना, मुझे बताएं कि बॉडी लैंग्वेज से बढ़ के आगे आपको क्या लग रहा था? वो डिसहार्टेड थे या नहीं थे? मैं ना एक आपसे ना छोटा सा इसी बात को बढ़ाता हूँ कि एक शख्स जो चंद दिन पहले आलम ये कि उसके दस्तखत की हुई शर्ट जो है वो लाखों करोड़ों में बिकती हो और फिर चंद दिन बाद ये वक्त आए कि उसे जमानत के लिए अपने खाकरूब को बुलाना पड़े, तो आप फील कर सकती हैं कि एक ऐसे शख्स को चाहे वो पत्थर का ही क्यों ना बनाओ तो वो किस कर्ब से गुजर रहा होगा जब उसे ये रोज जब उसे ये पता चल रहा हो कि आज वो छोड़ गया, आज वो छोड़ गया, आज वो छोड़ गया। मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि चश्मे फलक भी इस बात को देख रही होगी कि वो जगह जहां वर्कर वो तिल जब धरने की जगह नहीं थी वहां पे सिर्फ पुलिस खड़ी हुई थी और दूर दूर तक गलियां सुंजियां हुई थी। तो इन हालात में जाहिर असरात तो खान साहब पे पड़े और लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं सरप्राइज दूंगा, वट एवर सरप्राइज क्या हो भी के या वो हौसला बढ़ा रहे हैं वर्कर का। लेकिन अब मैं आता हूँ सदर साहब की जानिब और इस बिल की तरफ। तो देखें, इस मुश्किल तरीन माहौल के अंदर भी ये लतीफा तो है मुस्कुराने का कि आपको वजीर कानून कहता है कि ये कानून दरअसल आम आदमी के लिए है। तो इस पे जरा हंसना तो बनता है कि भाई कमाल है भाई आप लोगों की मोहब्बत इस अवाम के लिए कि जो भूखी मर रही है, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके जो अपने बच्चों को स्कूल से उठा रहे हैं, जिनके पास दवाइयाँ खरीदने को नहीं है, उनकी नाअहली से बचाने के लिए आप एक ऑर्डिनेंस ले आए और ऐसे इतने खौफनाक खुफिया तरीके से लाए कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। जिस दिन ये साइन हुए उससे अगले दिन इमरान खान मिले हैं तमाम सहाफियों से, तो खान साहब को भी नहीं इल्म था कि क्या होने जा रहा है। तो अगर होता तो वो हमसे जरूर बात करते। तो इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, जो ख्वाहिश बहुत
अरसे से हमारे एलीट क्लास में मौजूद थी, और उस एलीट क्लास के सामने हमारे कानून और हमारा लेकिन ये आईन। लेवल प्लेइंग फील्ड इसार साहब, खान साहब को भी तो मिल गई ना फ्यूचर अभी कौन सा prospects देखते हैं। तसल्ली तो रखे, अभी उन्हें नाहल तो होने दे। वो तो खुद कह रहे थे द लास्ट टाइम आई मेट हिम लॉन्ग टाइम अगो, तो वो उस टाइम पे कह रहे थे मुझे तो इन्होंने पक्का ना हेल करना है। वो ठीक आपको नहीं की ये है। बात? जी जी, उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो फिर सीनियर क्यादत जो है वो संभालेगी। अगर ठीक है, ठीक, तो चले। अभी तो अगर है ना, मतलब अभी तो So अभी so तो many हुआ तो ifs, नहीं। so many buts and so many what ifs। अभी ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करेंगे। See you after the break। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ बातें हो रही थी कि जी खान साहब ने एक कमेटी बना दी है, तश्कील कर दी है हुकूमत से बातचीत करने को। आज ये खबर आ रही है सामने, दोपहर से ये गर्दिश कर रही है, जब से अलीम खान और JKT मिले हैं तो पता ये चल रहा है कि एक नई सियासी जमात सामने आ रही है। तो अब वो गुफ्तगू करने वाला मामला तो बिल्कुल बैक बर्नर पे चला जाएगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये जो नई जमात आ रही है, इसका मतलब एक तो वाज़े हो गया कि इस बात का इदराक सियासी क्वार्टर्स में भी है कि जो मौजूदा सियासी जमातें हैं वो खान साहब वाला या PTI वाला खला पूरा नहीं कर सकेंगी, उसके लिए कोई नई जमात की ज़रूरत होगी, पुरानी जमात वो काम नहीं कर सकेगी। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग चीज़ नहीं है हमारी डेमोक्रेसी के लिए? ये आप इमरान खान साहब का दौर याद करिए और उसमें ये डिसअपॉइंटिंग चीज जो है ना वो JUI में देखिए। ये JUI के टुकड़े नहीं बनाए किए गए थे, बिल्कुल। और याद आ गया आपको हमारे 2 सूबाई उमरा जो है, साबिक उमरा और एक जनरल सेक्रेटरी और सेनेटर्स और वो सारे जो है ना जो साबका सेनेटर, उन सबको तोड़ा नहीं गया था इसी तरह से। तो ये सबको तोड़ के और फिर उसमें से नई जमात निकाली गई थी, जिसको अब वो कोई और नाम उसका रख दिया गया, मिलता जुलता हमारी जमात के साथ। पहले उन्होंने हमारी जमात का नाम ही क्लेम किया था। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। मुस्लिम लीग नून से काफ निकली, काफ जमीयत से फिर एक और जमीयत का वो निकाल दिया, फिर इस तरह से मुख्तलिफ जमातों में ये सारी चीजें होती आई हैं। बात ये है कि पहले ये कहाँ से आए थे ये लोग, जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, PTI में जो लोग हैं, 2 तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो इलेक्टेबल हैं। इलेक्टेबल जो है ना वो विशल बनने के नतीजे, बजने के नतीजे में आते हैं और विशल बजने के नतीजे में चले जाते हैं। तो उसमें भी जो है ना जब वो बन गई थी, उसके बाद जहांगीर तरीन साहब जहाज भर के इमरान खान साहब लाया करते थे, रोज कहते थे फलां की विकेट गिर गई, फलां की विकेट गिर गई, आज जितनी विकेटें गिरेंगी आज उतनी विकेटें गिरेंगी। तो आज फिर उनकी कामरान साहब मसला ये है कि अब वो जो विकेटें गिर के PTI में जा रही थी या आगे पीछे इधर उधर जमात में, अब वो बड़ी बड़ी जमातों में नहीं, JUI में नहीं जाना चाह रही, पीपल्स पार्टी नहीं, PMLN नहीं, वो नई जमात खड़ी करना चाह रही है। हमारे साथ भी तो ये हुआ था ना, हमारे भी मुकाबल में नई जमात खड़ी की गई थी, जमीयत के मुकाबले में वर्सेस जमीयत खड़ी की गई थी, मुस्लिम लीग के मुकाबले में वर्सेस मुस्लिम लीग जो है ना, नून के मुकाबले में काफ, ठीक है ना जी। इसी तरह से मिलते जुलते नामों से, ताकि वो जो माइंड सेट होता है वो वोटर का, उसको जो है ना वो उसी तरह से रखा जाए। वो मुस्लिम लीग के नाम पे अगर कोई जाता है तो वो काफ नून के फर्क किए बगैर चला जाए, जमीयत के नाम पे कोई मजहबी वोटर है वो जमीयत के से मिलते जुलते नामों पे चला जाए। तो ये माजी में भी ये बातें होती रही हैं। गो कि इसको जो है ना वो प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए, मगर इसमें प्रॉब्लम ये है PTI के साथ कि एक वो इलेक्टेबल है और दूसरे जो ना वो मम्मी डैडी किस्म के लोग हैं। वो जो आए थे, जिन्होंने पहली दफ़ा जो ना वो पॉलिटिक्स में इन हुए थे, उनको ये है कि वो गर्म हवा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। वो अच्छा। उन्होंने वो जितने आप अभी भी उन्हें बर्गर कह रहे हैं, अब वो कहते हैं अब हम बर्गर से बन कबाब बन चुके हैं, अब हमने वो सफर तय कर लिया, अब वो वाली सिचुएशन नहीं है। इसीलिए उन्होंने पहले जो है ना वो पार्लियामान पे हमला किया, PTV पे हमला किया, हाई कोर्ट पे हमला किया, और अल्टीमेटली जो है ना वो आदत के तहत जो है ना वो फिर जो है ना GHQ में चले गए और कोर कमांडर के घर में चले गए। ठीक है। अच्छा इसार साहब, इस टाइम पर
ये कि ऑन चौधरी, आपको याद है किसी ज़माने में बिल्कुल खान साहब के बिल्कुल शाना बशाना हुआ करते थे, कंधे से कंधा मिलाकर चला करते थे। जहाँ जब बन्नी गाला में जाना, कोई मुलाकात खान साहब से है, जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनकी कोई इंटरव्यू है, वी यूज्ड टू सी ऑन चौधरी राइट बिसाइड हिम। आज वो कह रहे हैं कि नई जमात बनने वाली है कुछ दिन के अंदर, और खान साहब से टूट टूट के लोग इधर उधर जा रहे हैं। कुछ कहते हैं हमने सियासत नहीं करनी, कुछ कहते हैं, और खान साहब इस खुशफहमी में बैठे हैं कि उनसे कोई मुज़ाकरात करने लगा है, कोई कमेटी बना रहे हैं, वो कभी नाम दे रहे हैं उन लोगों का, शाह महमूद कुरैशी साहब जो जेल में। सो ऐसी सूरत हाल में खान साहब बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं, ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं। देखिए, उनके पास और चॉइस क्या है? अगर वो ऑप्टिमिस्ट नहीं होंगे तो और चॉइस क्या है? क्या ये आप समझती हैं कि वो इस मौके पे आप हथियार फेंक देंगे और वो कहेंगे कि जी मैं सियासत छोड़ देता हूँ? ऐसा तो नहीं होगा। मुकाबला तो करेंगे, और मुकाबला जब वो करेंगे तो डेफिनेटली उन्हें इस बात के ऊपर यकीन होना चाहिए कि वो वापसी भी करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में, और जो अभी कामरान मुर्तजा साहब कह रहे थे, ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई पहली दफा तो नहीं हो रहा कि जमातों को इस तरह तोड़ा फोड़ा जा रहा है, और बिल्कुल इनकी जमात को भी इसी तरह तोड़ा गया, इसमें कोई शक नहीं है। और वो लोग कुछ लोग टूट के पीटीआई में भी गए। उस टाइम पे पीटीआई बड़ी खुश थी, जहाज के जहाज भरकर आते थे, उस टाइम पे पीटीआई बड़ी खुश थी अनफॉर्चुनेटली। देखिए, बात ये है कि आप जो बोते हैं वो आपको काटना भी पड़ता है। आज खान साहब जिस सूरत हाल का शिकार हैं, ये वही है जिसमें वो फख्र किया करते थे कि मैंने 1 विकेट गिरा दी, 2 विकेट गिरा दी, 3 विकेट गिरा दी। और दूसरी बात ये कि इसमें पीटीआई का हाल जो है वो एक शादी हाल में हम जाए ना 10 बजे, आपको तो इस्लामाबाद में, क्योंकि आप शहर इक़्तिदार में, आपको कोई पूछता नहीं, तो लाहौर में 10 बजे जब शादी का वक्त खत्म होता है तो वो हाल वाले खुद ही आके ना कुर्सियां उठानी शुरू कर देते हैं, टेबलें उठानी शुरू कर देते हैं, और वो ये कह रहे होते हैं कि भाई अब आपके जाने का वक्त हो गया है। तो सेम पीटीआई के साथ हुआ कि जिन्होंने कुर्सियां बिछाई थी, जिन्होंने टेबलें लगाई थी, वो अपनी अपनी कुर्सियां उठा रहे हैं, टेबलें उठा के ले जा रहे हैं। और पीटीआई, मैं सिर्फ एक जुमला और अर्ज करूंगा कि इस सारी गेम में, लेकिन किसी को इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि 100 पार्टियां भी बना ले, वोट लेने वाले गए हैं, वोट देने वाले बड़े हैं पीटीआई के। और ये जब इलेक्शन होगा, अगर ऐसी बात ना हो तो अभी करा लें इलेक्शन। अब ये तब तक इलेक्शन नहीं कराएंगे जब तक इन्हें 100% यकीन नहीं हो जाएगा कि अब इमरान खान की टिकट खुद इमरान खान भी नहीं लेंगे। थैंक यू वेरी मच कामरान मुर्तजा साहब, थैंक यू वेरी मच। लेकिन किराए की कुर्सियों टेबलों के ऊपर खुश होना शायद खान साहब को बड़ा महंगा पड़ गया है, और अब वही किराए की कुर्सियां टेबलें जिसकी साहब बात कर रहे हैं वो उठाई जाने लगी हैं। तो जब उठाई जाने लगी हैं तो फिर तो मामला ज़्यादा गड़बड़ है, उसके ऊपर पहले ही तकिया करना गलत है। ब्रेक की तरफ जाएंगे। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो कि पीटीआई को छोड़ के गई, बड़े अरसे से तनाव चल रहा था, फैजुल हसन चौहान साहब, उनसे बात करेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले सियासी सूरत हाल जो छोड़ के गए, उनका शिकवा असल में क्या था और क्या मसला हुआ? बहुत सारे लोगों का खान साहब से बहुत अरसे से तनाव चल रहा था, और ये मैं ज़ाती तौर पर जानती हूँ कि बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान को खान साहब से शिकवा ये था कि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बड़े अरसे से मुंसलिक थे, उनको छोड़कर उन लोगों का रुख किया गया जो कि नए नए आए थे। बहरहाल फैजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। चौहान साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतने ताने सुने, सिंगल पेज के ऊपर हैं जी, आप तो बैकिंग से आए हैं, 2018 के इंतखाबात तो थे ही आरटीएस सिस्टम बिठाकर, इतना अच्छा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेशनशिप। खान साहब बड़ा प्राउडली बोला करते थे कि मैं वाहिद शायद हमारी गवर्नमेंट है जिसके अंदर इतना अच्छा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला चल रहे हैं, हम मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाएंगे। कौन सा वो मौका था, कौन सा वो पॉइंट था जहां ये राहें जुदा हो गई, पेज अलग हो गए, सफ़े फट गए, किताबें भी अलग हो गई? क्या खान साहब के अपने कहने पे हुई, या वो जो वार्डा साहब कहते हैं कि कुछ खास कुछ सांप, उनके कहने पे हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसदा दोष सी किसदा नहीं सी, ये गल्ला हो कर दिया नहीं, मेले लांगे तोबा वाले राता होके पर दिया नहीं, जो होया ये होना इसी तो होनी रुकिया रुकनी नहीं।
एक बारी जब शुरू हो जावे गल फिर एवं मुकदी नहीं कोई उन्हें भी रहा औखिया सन कुछ गल विच गम दा तो किसी कुछ शहर दे लोग कुछ जालिम सन कुछ सन मरन दा शौक किसी मैं ये समझता हूँ कि 2020 के शुरू में ये मामलात खराब हो गए थे एस्टेब्लिशमेंट के साथ और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं उन सारों को करप्शन केसेस के हवाले से और बाकी दाएं बाएं के केसेस के हवाले से उन्हें फौरी तौर पे जनाब पाबंद सियासत किया जाए। उन्होंने जनरल बाजवा साहब को बुलाकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और एक तरफ से उनको हुक्म भी दिया, लेकिन जनरल बाजवा ने उनको ये जवाब दिया कि ये मेरा काम नहीं है, ये फौज का काम नहीं है, ये नैब का काम है, ये प्रोसिक्यूशन की जो एजेंसीज हैं उनका काम है। उसके ऊपर फिर एक दिल में जना जिसे कहते हैं ना कि कसक और एक इख्तलाफ का बीज पैदा हुआ खान साहब के दरमियान और जनरल बाजवा के दरमियान। वहां से फिर चीजें बढ़ती जो है ना फिर 2021 जना बड़ा ही तूफान अंगेज था। उसमें आपकी जनाब ये जो पूरी तहरीक चली थी फ्रांसीसी सफीर के खिलाफ स्पॉन्सर्ड तहरीक थी, तहरीक लब्बैक की तरफ से, उसमें भी फिर किसी मौके पे जाना इसको मैं डिस्क्लोज करूंगा। नहीं चौहान साहब किसी मौके पे क्यों? आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट। ये किसी मौके पे क्यों डिस्क्लोज करेंगे? आज बैठे हैं आप प्रोग्राम में, मैं भी हूं, आप भी हैं, नाजरीन भी हैं, आज ही डिस्क्लोज कर छोड़। वो वक्त के साथ साथ होगा, वक्त के साथ साथ करेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि मेरे जरा ये कहते हैं कि जो आप थोड़ा अभी पहले मेंशन कर रहे थे एंड पे डीजीआई की तैनाती के ऊपर, मेरे जरा ये कहते हैं कि खान साहब वाज फाइन विद इट, लेकिन जब अनाउंसमेंट की बारी आई तो फिर फवाद चौधरी साहब की तरफ से बात आई कि देखें जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से प्रॉपर एक प्रोटोकॉल होता है, वो करना चाहिए। मुझे ये बताएं मसला इतना बड़ा क्यों था? पहले तो मेरे जराए के मुताबिक तो मामला पहले तो इससे ठीक चल रहा था, इतना खराब नहीं था। असल में मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का इसमें फॉल्ट कम और उनके मशीरों का फॉल्ट ज़्यादा। अच्छा, इमरान खान साहब का सिर्फ एक कसूर है कि उनकी जो 2 या 3 खामियां हैं उनमें से एक खामी ये है कि वो खोते और घोड़े के दरमियान पहचान नहीं कर पाते और पित्तल और सोने के दरमियान पहचान नहीं कर पाते। अच्छे बुरे की उन्हें तमीज़ नहीं है कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी उनके लिए बुरी है, और स्पेशली अपनी टीम की तश्कील के हवाले से हमेशा उनसे जनाब गलती होती रही है। मैं 16 साल उनके साथ रहा हूँ, तो ये जो इनकी टीम के मेंबर थे स्पेशली फवाद चौधरी, मैं ये समझता हूँ कि जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान जो खलीज बढ़ती चली गई उसमें बुनियादी किरदार जो है वो फवाद चौधरी का। अच्छा। फवाद चौधरी को एज अ मीडिएटर खान साहब ने रखा हुआ था कम्युनिकेशन के लिए। एक दूसरे एस्टेब्लिशमेंट ISI और आर्मी चीफ को कोई मैसेजिंग करनी होती थी, कोई मैसेज देना होता था, कोई पैगाम देना होता था, उसमें उसने बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किए हैं, बड़े नेगेटिव रोल प्ले किए हैं। अच्छा, और जितनी खलीज जनरल बाजवा और इमरान खान साहब के दरमियान बढ़ी है उसमें हिस्सा वो इनकी वजह से बढ़ी है। अच्छा, लेकिन चौहान साहब मुझे ये बताएं कि सिर्फ फवाद चौधरी तो नहीं थे। आई नो फॉर अ फैक्ट कि एट वन पॉइंट इन टाइम परवेज खटक साहब ने भी मीडिएटर का किरदार अदा किया और भी बीच में बहुत सारे लोग थे। बल्कि मुझे एक सीनियर रहनुमा PTI के ने कहा कि हमारी जमात में सबसे बड़ा मसला ये है कि सारे मीडिएटर बनने की कोशिश करते हैं। जो सारे मीडिएटर बनने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने क्या किया? परवेज खटक साहब का मैं नहीं समझता कोई ऐसा कोई नेगेटिव रोल था, लेकिन परवेज खटक साहब को भी खान साहब ने एक टाइम पे आके वो भी साइड लाइन हो गए थे। जैसे आखिरी 1.25 साल आपने देखा कि असद उमर साहब जैसा एक डिसेंट पर्सनालिटी और पार्टी का सेक्रेटरी जनरल और शाह महमूद कुरैशी साहब का एक जहांदीदा पॉलिटिशियन जिसने सारी दुनिया देखी और एक अच्छा और जिसे कहते हैं ना कि प्रोफिशिएंट और एफिशिएंट पॉलिटिकल लीडर और PTI का वाइस चेयरमैन, उन दोनों की भी हैसियत कोई नहीं थी। हैसियत थी तो फवाद चौधरी की थी, शहबाज गिल की थी और जनाब डॉक्टर शीरीन मज़ारी की थी और इस तरह के बाकी जो है वो चले चाटे थे जरा 3-4। उन्होंने इमरान खान साहब को PTI को यहाँ तक पहुँचाया है। मैं ये समझता हूँ कि पिछले 1.25 सालों में इमरान खान साहब के जो मशीर थे उन मशीरों ने इतनी पुरतशद्दद किस्म की एस्टेब्लिशमेंट, फौज और ISI के खिलाफ एक ऐसी जहनी आबियारी की खान साहब की, और फिर इसमें नेशनल और इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं, इंडिजीनियस और एक्सीजीनियस फैक्टर्स भी हैं, मुल्क दुश्मन
जो ताकतें हैं उनकी एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं। उसमें आपका जो सोशल मीडिया का शैतानी चरखा, मैंने आजकल उसका नाम दिया हुआ है, वो सोशल मीडिया का शैतानी चरखा, उसका एक पूरा किरदार है जिसपे आदिल राजा से लेके हैदर मेहंदी से लेके पाकिस्तान के 8-10 ऐसे जनाब एंकर्स थे कि जो पिछले कई जनाब दो दहाइयों से मैं समझता हूँ 15 साल 20 साल 10 साल से इसी फौज और इसी ISI की गोद पे बैठ के जो है वो लाखों करोड़ों रुपए के फायदे और मीडिया के अंदर अच्छी पोजीशंस लेते रहे थे। फिर वो किस तरीके से खराब हुआ, ये भी एक अलग स्टोरी है, ये भी किसी और वक्त सुनाऊंगा कि उसको किसने खराब किया उनको। तो वो फिर जिस तरह सोशल मीडिया पे हाई फौज के खिलाफ, ISI के खिलाफ और अदारे के खिलाफ दी गई, उसमें फिर पूरी पाकिस्तानी को PTI का वोटर, PTI का सपोर्टर, तो ये सारी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, फिर अदालतों की तरफ से मुख्तलिफ किस्म के हर वक्त रिलीफ, ये सारी चीजें बन के मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ एक ऐसा जहर जो है वो पाकिस्तान की आवाम के दिमाग के दिलों में बैठा दिया गया। लेकिन ये है कि एंड पे आके जब 9 मई हुआ तो फिर अभी तक भी आंखें नहीं खुली हैं। किसकी आंखें नहीं खुली चौहान साहब? खान साहब की या सपोर्टर्स की या लीडरान, किसकी आंखें नहीं खुली? अपनी बात कंप्लीट कर लो। अभी भी PTI का जो वोटर है, वोटर की आंखें, सपोर्टर है, ठीक है, उसमें से सिर्फ 15% या 20% की थोड़ी सी आंखें जनाब थोड़ा सा खुलना शुरू हो गई। ठीक है, मतलब आप वोटर की तरफ इशारा करें। अच्छा चौहान साहब, अब आप जो बार बार नाम ले रहे हैं, मैंने मेरे प्रोग्राम में नहीं और भी जगहों पर सुना, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना, आपने 2 यूट्यूबर्स का नाम लिया, फिर 8-10 आप एंकर्स की बात कर रहे हैं। अब आप इसको इंटरनेशनल कंस्पिरेसी से जोड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कंस्पिरेसी बनाना बड़ा आसान काम है, कोई ठोस शवाहिद, कोई आप इंटरनेशनल कंस्पिरेसी से उन लोगों को क्यों जोड़ रहे हैं, जरा ये भी बता देना, वाज़ेह कर दें, खोल दें। देखो आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान जब एटमी पावर बना 1998 में, मैं उस वक्त आर्टिकल लिखा करता था औसाफ और असास अखबार में, और उस वक्त जावेद चौधरी, हसन नसार साहब, ये उसी असास अखबार में रावलपिंडी से निकलता था और लिखते थे। उनके अदारिये में वो जनाब एज आ कॉलमिस्ट मौजूद थे। मैं उस वक्त कॉलम लिखा करता था। हमने उस वक्त अरशाद हक्कानी साहब ने, हसन नसार साहब ने, जावेद चौधरी ने, सारों ने उस वक्त आर्टिकल लिखे कि अमेरिकन एक थिंक टैंक है, उसने 98 के राउंड अबाउट एक थ्योरी पेश की थी। वो थ्योरी ये थी कि 2025 के राउंड अबाउट पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में इस नक्शे के मुताबिक नहीं होगा। वो तो पब्लिकली बुक्स में लिखा गया ना, थ्योरी आई, लोगों ने कहा कंस्पायरेसी थ्योरी, ये तो किताबों के अंदर है। मैंने उस वक्त भी लिखा और बहुत से लोगों ने लिखा। उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए प्री प्लान वॉर एंड टेरर लाई गई पाकिस्तान के अंदर। उसी के तहत मिसाके जमहूरियत करवाया गया कि 15 साल के लिए करप्ट और बददियानत वो सियासतदान जो फौज के हाथों डसे हो, उनको इकट्ठा करके जनाब मुल्क को तबाह करने पे लगाएं। उसी के तहत पनामा, उसी के तहत फिर खान साहब, उसी के तहत फिर ये सारी आपाधापी मारा मारी। बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने इस एटमी पावर को जंग किए बगैर अपने घुटनों पे लाके रशिया की तरह इसका मिसाइल प्रोग्राम, एक मिनट चौहान साहब, अभी आपने, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, लेकिन अभी आपने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। उसी के तहत मिसाके जमहूरियत, उसी के बाद जो है वो 15 साल के लिए आप कह रहे हैं ना अहल हुकूमतें आई, उसके बाद इमरान खान साहब। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल कंस्पिरेसी जिसकी आप बात कर रहे हैं, सारे ही उसके आलाकार हैं, यानी PMLN, पीपल्स पार्टी, बाकी सारी जमातें, PTI, सारी उसके आलाकार हैं, दोनों तरफ से वो लोग खेल रहे थे। मैं कभी भी इमरान खान साहब को ना गद्दार कहूंगा ना मुल्क दुश्मन कहूंगा। तो बाकी सारे गद्दार हैं, बाकी सारे मुल्क दुश्मन है फिर? नहीं, किसी को कहा ही नहीं, आप उसको तरीके से लेंगे। मैंने किसी को तो नहीं कंपैरिजन करके तो नहीं कहने कहा। आपने बात की ना इमरान खान साहब की, तो मैं वो कह रहा हूँ कि मैं कभी भी इमरान खान साहब को, वो मुल्क का हीरो था और हीरो है, लेकिन वो डिट्रैक्ट हो गए। उनको इनके मुशीरों ने, और दूसरा उनकी जाती हवाले से जब उनको इक़्तिदार से उतारा गया, वो गम, गुस्सा और इंतकाम उनके ऊपर गालिब आ गया। अच्छा, के अंदर पहली दफा कोई वज़ीर आज़म इक़्तिदार से उतरा था, पहली दफा उतरा था। तो भाई इक़्तिदार से तो लोग उतरते हैं, लेकिन क्या दुनिया के अंदर कभी कोई कायद जेल नहीं गया? मैंने 25 मई के जनरल लॉन्ग मार्च के बाद आखिरी जो मेरी कोर कमेटी की मीटिंग बनी गाला में थी, मैंने खान साहब को ये 1, 2 या 3 या जून का पहला हफ्ता था, मैंने खान साहब को ये कहा, सारे के सारे दोस्त जनाब आसमान पे चढ़ाया हुआ था खान साहब को
कि आपको गिरफ्तार कोई कर ही नहीं सकता, आपको गिरफ्तार होना ही नहीं चाहिए, आपको कोई हाथ लगा। ये कौन लोग थे जो कह रहे थे आपको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, आप गिरफ्तार हो ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटीज में नहीं है? इनमें क्या वो लोग भी हैं जो छोड़ गए? सारे जो छोड़ गए थे ये सारे उनमें से। अब मैंने वहां पर एक राय दी। अच्छा, मैं खान साहब की अकेली चेयर थी, उसके बिल्कुल अपोजिट 6 फुट के फासले पे मैं पहली रो पे बैठा हुआ था। मैंने कहा खान साहब, क्या नेल्सन मंडेला जेल नहीं गया? क्या दुनिया का कोई लीडर जेल नहीं गया? मैंने कहा खान साहब, अगर आप जेल चले गए, आप मजीद एक बड़े और एक इफेक्टिव लीडर के तौर पे उभर के आएंगे। खान साहब ने बड़े तंजिया और बड़े तस्हीका में इस तरीके से मेरी बात उसको ना रद्द करके कि जैसे मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने तो बहुत छोटी बात कर दी है, मैंने तो बड़ी जिसे कहते हैं ना सबस्टैंडर्ड बात कर दी है, मुझे उन्होंने रद्द कर दिया। मैं चुप हो गया। मैंने बड़े दलील के साथ मैंने कहा खान साहब, जेल जाना, हवालात जाना, ये कौन सा कोई सियासतदान के लिए कोई जाना कोई इतनी तजहीक अमेज या इतना कोई मुश्किल या कोई इतना कोई ऐसा काम है कि वो नहीं कर सकता। तो इन्होंने 1.25 साल में खान साहब को ये पावर करवाया, इन फवाद चौधरी, शीरी मजारी और ये जो लो लेवल के सब स्टैंडर्ड पॉलिटिकल अप्रोच रखने वाले जो मुशीरान थे कि खान साहब आपने गिरफ्तारी तो देनी ही नहीं है। अब उसका क्या हुआ? 3 केसेस थे, अलकादिर ट्रस्ट, फॉरेन फंडिंग, तोशाखाना। 3 केसेस 150 केसेस के ऊपर चले गए सिर्फ इस वजह से। अच्छा, इस वजह से और भी बहुत सारी वजूहात होंगी यकीनन, लेकिन मुझे बताएं चौहान साहब, जिन सबका आप नाम ले रहे हैं, जिन सबको सर आंखों पे बिठाया हुआ था खान साहब ने, उन्होंने साथ क्यों नहीं दिया? खान साहब का सस्टेन क्यों नहीं कर सके? बात ये है कि करोड़ों रुपए के फायदे, खुदा की कसम क्या बताऊं आपको, पार्टी के अंदर इक़्तिदार के होते हुए भी, इक़्तिदार के बाद भी और इक़्तिदार जाने के बाद इस पिछले 1.25 साल में भी करोड़ों रुपए के मीडिया से मुतल्लिका, मैनेजमेंट से मुतल्लिका ये लोग फायदे उठाते रहे। उसके बावजूद, और खान साहब ने जैसे वो ताश के पत्ते सीने से लगाए होते हैं ना, इसी तरह इनको 1.25 साल से इन्हीं को सीने पे लगाया हुआ था। असद उमर साहब की तो जो ना पोपाओ जो ना वैल्यू नहीं थी। जिला चौधरी परवेज लाई साहब को सदर बनाने के बाद जो खुडे लाहे लगाया, वो जहादीदा पॉलिटिशियन है, उसने दुनिया देखी है यार, उससे मशवरा करो, उसको हर रोज आप बुलाओ, उससे कंसल्टेशन करो, वो आपको कोई राय देगा। लेकिन राय कौन देगा? मुसर्रत चीमा देगी, वो आपकी जनाब वो आलिया हमजा देगी, शहबाज गिल देगा, ये राय देंगे? आप खुद बताए ना, इनकी राय पे चल रहा है, फवाद चौधरी राय देगा। चले, वो जो जिन्होंने राय देनी थी, जिन्होंने लेनी थी, वो तो काम हो गया और अब काम गड़बड़ हो गया है। लेकिन फैजुल हसन चौहान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अनीका निसार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।